हम लोग का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर हो गया ना। अब कौन सा स्टार्ट होगा? माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। चलो तो आप लोग क्या करो, एक बार रिवीजन कर लो सारा, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। और पढ़ाई कर रहे हो तुम कैसा? पढ़ाई चल रही ठीक है? चलो अच्छी बात है। आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ लिया पूरा, खत्म भी हो गया। और इसके बाद हमने जेनेटिक्स भी पढ़ ली। अभी आपका माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, और इकोलॉजी। ये आपके 2-3 मिनट बचे हैं, इसके बाद हो गया। क्या कहते हैं इसमें, ये पूछना है कि क्या कहते हैं, इधर आ जाओ। तो ये जो सेकंड है सर इनकरेक्ट है। 94 ये वाला क्या दिखा रहा है इसमें? सेकंड है इनकरेक्ट, दोनों का दिखा रहा है। नहीं इसका फर्स्ट वाला तो सेकंड, इसका आंसर अगर सेकंड हो तो दोनों जो दिखा रहा है, देखो वो दिस टाइम फर्स्ट टाइम सेकंड ये वाला मैंने आपको लगाया क्या है सेकंड में? जो नहीं है इसमें आप ऑप्शन जो पढ़ रहे हैं बट ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट ना। देखो कह रहा है infinity compoundly a bud is present in the axil of each leaf. देखो क्या कह रहा है ये बताओ कि पिनियन कंपाउंडिंग होती है? पिनियन कंपाउंडिंग क्या होती है? लीफलेट्स होती है कॉमन एक्सिस दूसरे होते हैं पिनियन। और यहाँ पे क्या है a bud is present in the axil of each leaflet के हर एक लीफलेट में bud present पिनियन लीफ होती है। ये लीफ बेस होता है, ये स्टेम होता है। इसके बाद ये लीफ होता है कैसे होती है? ऐसे बैठ होती है। ये पिनियन लीफ होती है, ये पिनियन लीफ होती है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि लीफ है, हर लीफलेट के बेस पे जब बढ़ जाता है बट यहाँ हो गया नहीं जैसे ये करता है, ये इसे क्या बोलते हैं? रैकेस। चलो पढ़े। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर ना। अच्छा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है और इसे खत्म कर देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। हम लोग ये समझेंगे कि हमारे लाइफ में माइक्रोब्स का क्या रोल है। सही है। माइक्रोब्स आपके क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव इन्हें बोलते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग बताओ क्या उनका हमारे लाइफ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर दूध से दही भी बनता है तो उसका रोल है माइक्रोब्स का, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे। या हम बात करें वाटर की साफ सफाई में, या मैं बात करूं जैसे कि एडी बनाने में, मतलब कुछ भी अगर प्रोडक्ट बनाने में हमारे यूज होता है तो उसका होता है माइक्रोब्स का। तो हम लोग एक करके समझेंगे एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा है। इसके ये बच्चे क्या कर रहे हैं हमारा जल्दी ए तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब बोलो देखो
कब से हैं? इसका डोज हो रहा है, यहाँ कोई नहीं डोज हो रहा। छुट्टी क्यों कर रहा है मित्र ने? हाँ कर लो शादी कर लो। अभी क्या हुआ? बंदर ने अपने पैरों पर हाथ डाला, कभी चिल्लाए थे। अनजाने चीज देख के मैंने छुपा ली, बंदर नहीं रह गया। चलो ए अब आपका बोल क्या रहा है? मुझे तो बहुत हंसी आ रहा है, वहाँ पैर पे। आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे, बात मत करो। आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आपको पता है कि आपकी लाइफ में माइक्रोब्स का कितना बड़ा रोल है। माइक्रोब्स का मतलब बेटा क्या होता है? सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गया, फंगस हो गया, जो भी माइक्रोब्स हैं अगर हमारी लाइफ में उनका कोई ना कोई रोल होता है। और वही है सब हम समझेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर में, खाने के प्रोडक्ट में। सही है। बैक्टीरिया आपको पता है कितने ज्यादा फायदे। बेटा हम बात ये हो रहा है, कौन बोल रहे हैं? पीछे बोलो मत, शांत हो जाओ। तो आपको पता है कि जैसे बैक्टीरिया अगर हमारे लिए डिजीज करता है तो हमारे लिए फायदा कितना करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम दूध से दही बनाते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल होता है किसका? माइक्रोब्स का। ऐसे कोई भी हमारे लिए ऑर्गेनिक एसिड चाहिए, हम प्लाज्मिड बनाते हैं, आपको पता है बैक्टीरिया का, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ऐसे ही हम एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से किसका यूज करते हैं? माइक्रोब्स का। यानी कि मैं बोलूंगा विदाउट माइक्रोब्स बायोटेक्नोलॉजी संभव नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हम कहाँ पे माइक्रोब्स का यूज करते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें खाली आप लोगों को माइक्रोब्स के नाम याद रखने हैं और वो हमारी लाइफ में कहाँ पे यूज होते हैं बस वो याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग ये करके समझेंगे। यहाँ कुछ समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। जो मेन समझाने वाला है वो कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी। जो इसके बाद स्टार्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होगा। तो पहले हम लोग चैप्टर समझ लेते हैं और इसमें मैं साथ साथ सुनाता रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग किताब निकालो। चलो पढ़े। तो यहाँ पे देखो आप लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? आवाज मुझे कहाँ से आ रही है? बेटा एक घंटा तो हम लोग आराम से पढ़ लिया करो। कैसे बातें करते हो? अभी बातें करते हो? अभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको नहीं होता मैंने कोई भी। तो देखो यहाँ पे माइक्रोब्स को हम लोग क्या बात करेंगे? बैक्टीरिया के देखेंगे फायदे कहाँ पे। अच्छा माइक्रोब्स हर जगह है, आपको ये तो पता है। जैसे अगर मैं ये मार्कर पकड़ा हूँ तो यहाँ भी कोई ना कोई माइक्रोब्स होगा, कोई ना कोई बैक्टीरिया यहाँ बैठा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। यानी कि माइक्रोब्स वो होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और उन सबके क्या फायदे होते हैं वो हम समझते हैं। अच्छा अगर सबसे आपसे पूछा जाए कि बताओ 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, तो उसमें 5 क्लास में हमने बैक्टीरिया को रखा था, लेकिन हमने वायरस को नहीं रखा था। हालांकि वायरस जो होता है वो हमारे फायदा कुछ नहीं करता है। एक का वायरस जैसे अगर बात करोगे तो बैक्टीरियोफेज हम बोल सकते हैं कि चलो भाई गंगा जल में होता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है, किल करता है, तो हम उसका फायदा समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वायरस के छोड़ के और जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे फंगस हुआ, फंगस को माइक्रोब हो सकते हैं, ईस्ट आता है, फंगस ये एक टाइप का इम्यून होता है। इसके बाद अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, सही है, ये सब हमारे लिए क्या करते हैं? फायदा करते हैं। हालांकि डिजीज भी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज। लेकिन बैक्टीरियल डिजीज के साथ साथ ये हमारे लिए क्या करते हैं? फायदा भी करते हैं। तो हम देख लेते हैं करके क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा है बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। तो धरती पे आप लोग समझदार हो कि कितना ज्यादा माइक्रोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
कह रहा है यू हैव स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th। आप लोगों ने डाइवर्सिटी देखी थी ना। डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? धरती पे जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, जो हम लोग 11th चैप्टर में देख चुके हैं। हमने ये भी देखा कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है। और कितना ज्यादा है? आगे देखो, कह रहा है डू यू रिमेंबर व्हिच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चा यहाँ बताएगा कि बताओ हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से किंगडम में पढ़े थे? मैं ये कह रहा हूँ हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम में पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा में, और प्रोस्टा बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो किंगडम है वो कौन सा है? मोनेरा और प्रोस्टा। हालांकि मोनेरा में बैक्टीरिया है और प्रोस्टा में हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं, अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, सही, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, डायटम्स के बारे में पढ़ते हैं, डेस्मेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो किंगडम कौन सा है? मोनेरा किंगडम। मोनेरा में हमने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा था। अगले कह रहा है बेटा which are the ones that are only microscopic, microbes are present everywhere। आपको पता है माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे आसमान हो, चाहे हवा हो, कहीं भी हो, लेकिन माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें आंखों से, जैसे आप लोग अगर पानी पी रहे हो ग्लास में, आपको लग रहा है ये शुद्ध पानी है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप देखोगे तो उसमें बहुत सारे आपको बैक्टीरिया मिलेगा, आपको अमीबा मिलेगा, आपको पैरामीशियम मिल सकता है, सही है, बहुत सारे प्रोटोजोन्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं इन सॉइल वाटर एयर इनसाइड आवर बॉडी दैट ऑफ द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं प्रेजेंट। अगले कह रहे हैं देखो, कह रहे दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। अब ये कहना चाह रहा है बेटा, जैसे आप लोगों को पता होगा माइक्रोब्स वहां भी रहते हैं जहां पे कोई लिविंग लाइफ रहना असंभव है। जैसे अगर मैं कहूं कि रखोगे नहीं से, मुझे आवाज आ रही है, कानों में डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, रख लो, कल खा लेना, शाम खा लेना। यहाँ देखो कितना तंग हो गया। अगले बैठ के बात करते हो, पीछे बैठ जाकर बातें करनी है तो आराम से कर सकते हो। यहाँ देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि अगर कोई समुद्र है, ठीक है, सी है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है, लेकिन जहाँ सनलाइट नहीं पहुंच रही तो वहां आपको पता होगा कि लिविंग फॉर्म नहीं सर्वाइव कर पाएगी, ना कोई प्लांट कर पाएगा, ना कोई, क्योंकि वो फूड चेन ही नहीं बन पाएगी। लेकिन बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मैं बोल सकता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं? समुद्र की तली पे भी रहते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, हमने देखा है कि फूड चेन हमेशा आपको पता है प्लांट से स्टार्ट होती है, आपको ये भी पता है, और आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। पता है आपको, अगर कोई भी इकोसिस्टम सर्वाइवल है वो कहाँ कैसे होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। एक्स सेक्शन पता है आपको कहाँ पे? बताओ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कोई भी इकोसिस्टम, सही, कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी कम्युनिटी मान लो, कोई भी इकोसिस्टम मान लो, हर कोई पूरी तरीके से एनर्जी पर डिपेंड किस पे है? सनलाइट पे। आपको पता है सन से चल रहा है सब कुछ, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम ले लो, सी इकोसिस्टम ले लो, हमारा इकोसिस्टम ले लो, हर कोई इकोसिस्टम किससे सर्वाइव होता है? सनलाइट से, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन ही है, पूरी धरती का। भाई आपको पता है धरती से, सन से खाना बनाते हैं कौन? प्लांट बनाते हैं, प्लांट खाना बनाते हैं और प्लांट का खाना हम लोग खा लेते हैं, हम प्लांट खा लेते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो विदाउट सनलाइट सर्वाइव करता है? बताओ, ये इकोलॉजी में है? हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो कहाँ होता है? समुद्र की तली में, जहाँ कौन से बैक्टीरिया होते हैं? कीमोसिंथेटिक, वहां पे फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं और वो अपने आप को सर्वाइव भी कर जाते हैं। लेकिन वो बताओ कौन होते हैं? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स कहीं भी आप ऐसा समझ लो जहां पे लाइफ संभव नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था 90 डिग्री जहां टेम्परेचर होता है वहां बैक्टीरिया, मतलब जो आम लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन वहां भी कौन सर्वाइव करता है? बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो? थर्मोएसिडोफिल्स, अनुवादकारी थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं। अगले देखो, तो कह रहा है बेटा ए साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गैसेस थर्मल वेंट होते हैं वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई 100 डिग्री। कितना पहुंच जाता है?
अब सोचो 100 डिग्री पे कोई लाइफ सर्वाइव कर जाएगी नहीं, लेकिन बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव करते हैं। यानी कि देखो लिखा है एज हाई एज 100 डिग्री, सोचो इतने पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स, पता होगा आपको। कह रहे डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट माइक्रोब्स आर डाइवर्स, बहुत ज्यादा है। जैसे प्रोटोजोआ कहां पढ़ते हैं प्रोटोजोआ को? किंगडम प्रोटिस्टा में, पता होगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट, वायरसेस हो गए, बेरवर्ड्स आपको पता होगा, और प्रियॉन्स। कह रहा है दैट द प्रोटीनियस इन्फेक्टिस एजेंट होते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शो इन फिगर 8.1 एंड 8.2। तो आपको पता है बहुत सारे फंगस हो गए, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। प्रियॉन्स जानते हो क्या होता है? बताओ। वायरस से अगर जेनेटिक मटेरियल हटा दें तो प्रोटीन बचती है, पैथोजेनिक, उसे क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स। बेरवर्ड्स क्या होता है? जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऐसा डीएनए, उसको क्या बोलते हैं? अरे जेनेटिक मटेरियल हटा दो, प्रोटीन हटा दो, जेनेटिक मटेरियल को हम बेरवर्ड्स बोल देंगे। अगले कह रहा है माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनी दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। देखो आपको पता है कि हम लोग आंखों से वैसे नहीं देख पाएंगे, जैसे खाली आंखों से हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे फंगस होते हैं, फंगस को तो हम देख लेते हैं बेसिकली, और बैक्टीरिया को अगर हम ग्रो करवा रहे हैं न्यूट्रिटिव मीडियम में, तो आपको बताए वो कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है एक साथ रहते हैं बहुत सारे, तो हमें आंखों से ऐसे दिखाई भी दे सकते हैं। अगली कह रहा है सच कल्चर्स आर यूज्फुल इन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो ये सब हमें लैब में करना पड़ता है, हमें ग्रो करवाना पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग करवाते हैं बहुत सारे। अगले देखो ये चैप्टर में समझने वाला कुछ नहीं, खाली पढ़ने वाला है, बस पढ़ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बेटा ये क्या क्या है, देखो जैसे ये क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरिया सब, ये वाले कौन से हैं बताओ? रॉड शेप में से क्या बोलेंगे? बैसिलस, ये कोकस, ये देखो है सर। अगले देखो चलो, कह रहा है इन चैप्टर 7 यू हैव रीड द माइक्रोस्कोप माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। आप लोगों ने जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा था तो हमने देखा था माइक्रोब्स क्या करते हैं? बहुत सारे डिजीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दे आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। आप लोग ये बताओ, मैंने आपको जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत सारी प्रोटोजोन डिजीज बताई थी, मैंने बहुत सारी वायरल डिजीज बताई थी, मैंने बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज बताई थी, लेकिन मैंने आपको वहां फायदे नहीं बताए थे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोप के बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, इनके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के मैंने कहा था फायदे हैं तो नुकसान भी है, लेकिन नुकसान कम है फायदे ज्यादा है। लेकिन वायरस के देखा जाए तो डिजीज करता है बेसिकली, ठीक है। तो अगले कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या फायदा मिलते हैं हमें माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या क्या फायदे हैं वो पढ़ते हैं करके। तो पहला है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो घर में हम लोग रोटी बनाते हैं उनमें माइक्रोब्स का किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं, और आपको ये बात पता भी नहीं होगी। समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हाउस होल्ड में क्या क्या जरूरत है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे नहीं बनते, लेकिन जहां जहां मैं अंडर कर रहा हूँ वहां करते रहना, बस वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे और ज्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह रहा है यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। आप लोग बताओ, आप लोगों को पता नहीं लग पाता है, लेकिन माइक्रोब्स का यूज हमारे डेली लाइफ में होता है कहीं ना कहीं। जैसे दूध से दही जब बनता है तो वहां पे किसका यूज होता है बताओ? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज होता है। लेकिन हमें क्या देखते हैं? नहीं, हमें लगता है दूध रखा हुआ है दही तो बनेगा अपने आप से, है ना, लेकिन उसमें भी बैक्टीरिया होंगे दही बनेगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा अगर स्टार्टिंग में दूध है हुई तो उसमें पहले थोड़ा दही मिलाते हैं ना, उसके बाद दूध से दही बनता है, ठीक है। अगले देखो क्या है, अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो पहला इसने ये बता दिया कि दही से दूध बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं तो क्या होता है। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, अब यहां एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड, इन्हें बोलते हैं LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड टू कर्ड, और इससे क्या बन जाता है? दही बन जाता है। कह रहा है ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB प्रोड्यूस एसिड
that coagulate and partially digest the milk proteins. A small amount of curd added to the fresh milk, such as inoculum or starch, contain millions of LAB. आप लोग बताओ, क्या दही ऐसे बन जाएगा खाली हमने दूध लेके आए और रख दिया? नहीं, उसमें पहले से कुछ थोड़ा बहुत मिलाते हैं, या फिर मैंने ऐसा भी सुना है कि उसी बर्तन में रखा जाता है। ऐसा होता है ना, जिसमें दही बना हुआ है उसी बर्तन में रख तो बन जाएगा अपने आप से। ऐसा नहीं होता है? अरे एक करके बताओ, पहले तुम बताओ क्या करना है। अच्छा, तुम बताओ क्या करके? इन्हें उसने बनाया होगा, मैं बताओ। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने ये सुना है कि बर्तन सेम रखना पड़ता है, चेंज नहीं करना पड़ता है कहीं किसी में। उसमें से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन घर वाले भाई एक ही बर्तन बनाते हैं, तो उसी में बनाते हैं। अब ऐसा ना किसी ने भगवाना बना लिया, किसी ने लोटा बना लिया। अरे गधे ए चलो करके सही है, सबको बताएं। कह रहा विच एट सुटेबल टेंपरेचर मल्टीप्लाई। अरे अगली है 10 कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड व्हिच आल्सो इंप्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन बी वाला। उसमें क्या होता है, इसे अंडरलाइन करो, विटामिन B12 को पूछ सकते हैं। इन आवर स्टमक टू द एनर्जी प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन द चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर हम दही, तभी दही खाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, और जो बहुत सारे हमारे स्टमक के लिए क्या करते हैं, फायदा करते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगले लिखा है द डो। डो क्या होता है बेटा, बताओ क्या होता है? डो होता है आटा, गूथा हुआ आटा, सही है, उसको बोलते हैं। कह रहा है द डो, हाँ, व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। डोसा इडली बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, वो कुछ नहीं बनाया यहाँ पे? इडली बनाई, डोसा उसमें कैसे बनाते हैं, पहले वो आटा होता है उसको रख देते हैं ना थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ देखो, एक कह रहा है सच एज डोसा एंड इडली आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। और ये भी किसके द्वारा फर्मेंटेड होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, तब बनता है, वैसे नहीं बनेगा। ठीक है, अगले कह रहा है द पफ अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। आपने देखा होगा उसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ पफ अप मतलब होता है फूल जाता है, तो फूलता क्यों, CO2 गैस से। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगले कह रहे हैं कैन यू टेल व्हिच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो आपको पता है CO2 कब बनता है, जब फर्मेंटेशन होता है और एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, तभी तो होता है। कह रहा है वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम, कहां से आए, तो एटमॉस्फेयर से आए। सिमिलरली द डो which is used for making bread is fermented using baker's yeast, जिसका नाम क्या होता है, Saccharomyces cerevisiae। इसको डिस्टल नाम यहाँ पे डर करो, ठीक है। तो Saccharomyces cerevisiae को हम लोग क्या बोलते हैं, baker's yeast, सही है। अगले कह रहा है नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। अभी हम लोग समझेंगे भी, जैसे जो अल्कोहल बनती है वहां पे भी यूज होता है ईस्ट, सही है। अगले कह रहा है टोडी। टोडी आपने देखा है, टोडी एक बहुत टाइप का ड्रिंक होता है जहां पॉम ट्री होता है उसमें ऐसे करके और उसको निकाल के उसमें कुछ थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है, 5% या 3% होता होगा, एज लाइक बियर, ऐसे मान सकते हैं आप लोग, ऐसा होता है। तो कह रहा है टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। ये ध्यान रखना है आपको, कौन से प्लांट से किया जाता है। कह रहा है माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। चीज, चीज क्या होता है, पनीर। कह रहा है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन व्हिच माइक्रोब्स वर यूज्ड। Different variety of cheese are known by the characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used, for example, the large holes in Swiss cheese, are due to the production of large amount of CO2 by bacteria का नाम ध्यान रखना, Propionibacterium cerebrale। इसको स्टार नाम यहाँ पे भी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मैचिंग के लिए आते हैं,
वो 3-4 इधर नाम दे देगा और 3-4 इधर उसके नाम दे देगा जो बना रहा है और कहेगा मैचिंग करो, ठीक है। अगली कह रहा था रॉकफोर्ड चीज आर ripened by growing on a specific fungi on them which gives them a particular flavor। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, जो रॉकफोर्ड चीज होता है वो किस द्वारा दिया जाता है फ्लेवर, फंगस के द्वारा, और जो स्विस चीज होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरामिनी, ठीक है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। ये पता है ब्लैक टाइप का होता है, ये वाला रॉकफोर्ड मैंने देखा है, इसमें ऐसा लगता है जैसे ब्लैक कुछ मिलाया गया है अलग से, और वो क्या होता है, फंगस होता है। क्या होता है, फंगस। समझ गए आप लोग। चलो आगे आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो हमने देख लिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो क्या कर रहा है, दूध से दही बना रहा है। दूसरा इसमें विटामिन बी वाला ज्यादा होता है। इसके बाद हमने देखा डो, जिसमें ईस्ट का क्या नाम है, सैक्रोमैसिस सेरेनेसी, जिसको हम तो लोग बोलते हैं बेकर ईस्ट। क्या बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो टोडी बोवी बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, और इसके बाद हमने पनीर के बारे में देख लिया, स्विस के बारे में यानी चीज के बारे में, स्विस चीज, और दूसरा कौन सा है, रॉकफोर्ड। रॉकफोर्ड जो बनता है उसके द्वारा बनता है फंगस, और वो किस द्वारा बनता है, बैक्टीरिया कौन सा, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरामिनी। क्लियर हुआ। यहाँ पे खाली आप लोग ये ध्यान रखना किससे क्या बनाया जा रहा है, वो कुछ नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला आता है हमारा माइक्रोसिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती चीजें। तो उसमें यहाँ पे क्या आएगा, बेवरेज आएंगे जो हम लोग पीने के रूप में यूज करते हैं, सही है। तो वो सब में हेल्प कौन करते हैं, बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोस आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। जैसे बेवरेज, बेवरेज मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ जो हम पीते हैं। और अगले कह रहा है एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोस इन वेरी लार्ज वेसल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं। आपने फर्मेंटर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे मान लो फर्मेंटर्स का मतलब कुछ नहीं हुआ, जैसे मम्मी घर पे दही बनाती हैं, दूध से दही बनाती हैं, तो वो किसमें बनाती हैं, मटका ले लो। अब मटके में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लगा हुआ तो है नहीं। अब मैं क्या करूं, एक मटके में एक वो लगा दूं जिससे वो चला पाए। मटके में टेस्टिंग के लिए लगा दूं कि हम टेस्ट ले पाए उसका। मटके में पीएच कंट्रोल हो, मटके में क्या हो, और उसका पीएच कंट्रोल और उसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, फर्मेंटर्स। लेकिन वो कैसा हो, बड़ा हो। अब आप लोग सोचो एक बार, जैसे आपने गन्ना फैक्ट्री यहाँ पे गए हो आप लोग, यहाँ आपने बहुत बड़े को देखे होंगे वेसल्स टाइप के। आप सोचो इतना ज्यादा रस यहाँ पे निकल रहा है गन्ने से, अगर उसको सही से फर्मेंटर्स में नहीं रखेंगे तो बेकार नहीं हो जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तुम ऐसा तो है नहीं कि इतना सा बना रहे हो, भाई इतना अमाउंट में बन रहा है, वो बेकार हो जाएगा। और फर्मेंटर्स का मतलब होता है जहाँ पे सब कुछ लगा हो, पीएच कंट्रोलर हो गया, टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया, टेस्टिंग के लिए कुछ चाहिए वो मिल जाएगा, घुमाने के लिए क्या होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में हर फर्मेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्हें बोलते हैं लोग फर्मेंटर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए आपने, ये फैक्ट्री में होते नहीं है जहाँ पे कोई चीज स्टोर होता है, बस वही होते हैं फर्मेंटर्स। अगले देखो, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं फर्मेंटेड बेवरेज। अब यहाँ पे बेवरेज का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही आती है, इथेनॉल, है ना। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो होता है बियर, एक होता है रम, ब्रांडी, विस्की वगैरह होता है। तो आपने वैसे एनारोबिक ब्रेकडाउन में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था क्या, फर्मेंटेशन। क्या पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां बताया था फर्मेंटेशन में क्या होता है, बताओ। इथेनॉल के साथ क्या निकलता है, CO2, क्या निकलता है। और यहाँ पे भी ईस्ट कौन काम करता है, सैक्रोमैसिस सेरेनेसी। समझ गए आपको। तो देख लेते हैं एक बार, कह रहा है माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम। अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, ईस्ट कौन से किंगडम का मेंबर है, फंगस का, और कौन से क्लास का है, फंजाई तो है, कौन से क्लास का मेंबर है, हाँ बताओ। नहीं, ये होगा एस्कोमैसिस का, जिसकी ट्रिक है कैन पेटीएम है। चलो ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है फंगस जो एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो तो बेटा देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, जैसे वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की, ब्रांडी और रम। कह रहा है फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेनेसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट। तो आप लोग इसको इंटर करो कि ब्रूअर्स ईस्ट किसे बोलते हैं हम लोग, जो ये क्या बनाता है,
इथेनॉल बनाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सैक्रोमेसिस सेरिवेसी। अगले देखो कह रहा है बेटा ए सेरिवेसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड वीवर्स यीस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस। और कह रहा है टू प्रोड्यूस इथेनॉल, और इससे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। आप सब लोगों ने शायद देखा भी होगा, आपको पता होगा, ये गांव में तो एक क्रॉस ट्यूब होती है, क्या करते हैं वो घोड़े लेके आते हैं और उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, 10-12 दिन के लिए रखते क्यों है, जिससे उसमें ईस्ट आ जाए, और ईस्ट आकर फर्मेंटेशन कर देता है। और वो क्या करते हैं, आपको पता होगा ना, वो गर्म करते हैं, उसके बाद जो भाप होती है, जो भाप को इकट्ठा कर लेते हैं, वही क्या होता है, इथेनॉल। समझ गए आप लोग। और इसीलिए आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी इथेनॉल जब बनता है, यानी कि ब्रांडी, रम, विस्की, ये बनते हैं डिस्टिलेशन से, और जो बियर बनाई जाती है वो कैसे बनती है, विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब होता है बाष्पीकरण, यानी कि हम भाप बनाए उसको गर्म करें। आपने, मैंने तो खूब देखा है बनते हुए, भाई कैसे बनता है देखो, बता रहा हूं प्रोसेस। आपको बताओ, गोल्ड लेके आते हैं, उसको रख देते हैं, उसके बाद आपको बताओ एक वो लेते हैं, ऐसे ड्रम ले लेते हैं, हाँ सही है, उसके ऊपर मट्टी रख देते हैं, ऐसे रखते हैं, और सुनो यहाँ से एक पाइप लगा देते हैं। अब होता क्या है, नीचे से गर्म करते हैं, तो ये जब गर्म होता है तो यहाँ से क्या बन करती है, भाप, और ये भाप को इकट्ठा कर लेते हैं, वही होता है इथेनॉल। समझ गए आप लोग। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, और जो बियर बनाई जाती है वहां पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। तो देखो समझ गए आप लोग। तो देखो क्या कह रहा है, यहां कह रहा है डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन व्हिच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय यीस्ट। हमको पता है एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, एक तो हमारी मसल्स में होता है, हमारी मसल्स में होता है तो क्या बनता है उसमें, लैक्टिक एसिड। और मैंने कहा था जब यीस्ट के द्वारा होता है तो क्या बनता है, इथेनॉल, और साथ में CO2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिलेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, विदाउट डिस्टिलेशन क्या हो रहा है, बन रहा है, तो देखते हैं। कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल ड्रिंक आर ऑब्टेन वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं कि विदाउट डिस्टिलेशन क्या बनता है और विद डिस्टिलेशन क्या बनता है। तो जहां बाष्पीकरण हो रहा है वहां क्या बनती है, ब्रांडी, रम, विस्की वगैरह, और जहां डिस्टिलेशन नहीं हो रहा है वहां वो क्या बनती है, वाइन के साथ ध्यान रखना, बियर और वाइन, ठीक है। वाइन लड़कियां भी नहीं, हाँ। आगे देखो कह रहा है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, देखा है, whereas विस्की, ब्रांडी और रम प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन बाय द फर्मेंटेड। कह रहा है द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेड प्लांट इज शो इन फिगर 8.5। यहां आपको दिखाया जा रहा है कि ये फैक्ट्री में बन रहा है और ये ऐसे बनता है, ठीक है। कुछ नहीं दिक्कत है, पी सकते हो और पी सकते हो। पहले ठंडा खाने दो, अभी मत पीना, ठीक है, अभी दिक्कत है। देखो वो आपकी पोजीशन रहती है, कहाँ के पोजीशन जाके पीते हो। अभी पियोगे तो शराबी कराओगे, तो ये डॉक्टर एम्बस बन जाओगे, उसको आप पीना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ नहीं पियोगे ज्यादा अच्छा है। यहाँ देखो तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने कहा वाइन और बियर ये कैसे बनता है, विदाउट डिस्टिलेशन। ब्रांडी, विस्की और रम ये कैसे बनता है, ये तीनों ही ड्रिंक एक टाइप की। ये मत सोचना कि ब्रांडी क्या है, विस्की क्या है, बस फ्लेवर का डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगले आते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स। क्या ये, हाँ एल्कोहल फैक्ट्री देख लो, इसकी अब देखना सही, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लगता है कि तुमको बोल इतना रहा है इसलिए मैं तेज कर दिया था। चलो ठीक है, आप सही है। आप लोग ये बताओ, ये जो है ये क्या है, हाँ ये वही है, ठीक है, शराब की फैक्ट्री है। आगे देखो, ये हम लोग समझ गए। आप लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, क्या करते हैं, पहले मुझे बताओ एंटीबायोटिक्स होती क्या है, जानते सब लोग। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स को गिरो ना होने दें, सही है। दूसरा आपको ध्यान रखना, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा किया था, पेनिसिलिन, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये तो बहुत पहले से आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जी के माता था कि पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई, अलेक्जेंडर। रट देते ना हम लोग, हमें पता नहीं था कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं।
लेकिन अब समझ में आया ये होते हैं, है ना। चलो देखते हैं। देखो कह रहा है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट discovery of the 20th century and have greatly contributed toward the welfare of the human society। आपको बताया कि एंटीबायोटिक हमारे लिए कितना फायदेमंद है। ये उस टाइम की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी जो शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बहुत सैनिकों को दी गई थी। अगले कह रहा है बेटा, देखो कह रहा है एंटी का मतलब क्या होता है ग्रीक वर्ड में अगेंस्ट, और एंड बायोस मतलब क्या होता है लाइफ। अब हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, पैथोजन जो हमें डिजीज कर रहे हैं उनके। तो ये कह रहा है देखो इसका मतलब साथ में मिला के बोल सकते हैं अगेंस्ट लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गन, जो हमें डिजीज करते हैं उनके लाइफ के अगेंस्ट ये काम करती है। कह रहा है वेयर इज द रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस होता है व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ अदर। ये क्या होते हैं, कुछ सीक्रेशन करते हैं और दूसरे बैक्टीरिया माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ भी ये बताएगा, चलो देख लेते हैं, यहीं पढ़ लेते हैं इसी का। कह रहा है यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड बाय द चांस। देखो एक बात और ध्यान रखो, कोई भी डिस्कवरी होती है बाय चांस होती है। किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं होता कि मुझे इसे डिस्कवर करना है, वो बाय चांस ही ऐसा होता है। देखो कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया, कह रहा है वंस ऑब्जर्व अ मोल्ड ग्रोइंग ऑन of its unwashed culture plates around which staphylococcus could not grow. He found out that it was due to chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold. वो मोल्ड का मतलब बेटा पेनिसिलियम नोटेटम। देखो यहाँ पे क्या होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे पता है, बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे। इसको बैक्टीरिया करवा रहे थे ग्रो। उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद जो प्लेट्स को नहीं धुला था उसमें क्या ग्रो कर गया था, एक फंगस। और जब उन्होंने देखा कि वो फंगस है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो समझ गए कि इस फंगस के द्वारा कुछ तो ऐसा है जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखो कह रहे मोल्ड एंड नेम पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chand and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers जब क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और कह रहे फ्लेमिंग, चैन, फ्लोरे आर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। इसके लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। आप लोग ये समझे कि एंटीबायोटिक डिस्कवरी कैसे हुई थी, समझ गए। पेनिसिलियम नोटेटम होता है, मोल्ड एक ग्रो कर रहा था किस पे, उस प्लेट पे, और वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था, और नहीं कर रहा था वो समझ गया कि इससे कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस निकल रहा है जो बैक्टीरिया का क्या है अगेंस्ट, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है, समझ गए। तो ऐसे इसीलिए वहीं से नाम आया पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम से बना है, इसलिए नाम क्या रख दिया उसका, पेनिसिलिन। तो आप लोग एक नाम ध्यान रखना, पेनिसिलियम नोटेटम, समझ गए। वो आपसे ये नाम पूछ सकता है। चलो अगले देखो, कह रहा है आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेस। तो बहुत सारी हैं, अब इनका नाम याद रखना करना है आपको भी। कह रहा है कैन यू नेम एंटीबायोटिक्स हैव greatly improve our capacity to treat deadly disease such as प्लेग हो गया, वुमेन कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया एंड लेप्रोसी जिसे बोलते हैं कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. ये कहना चाह रहा है कि अगर एंटीबायोटिक्स ना होता तो हम लोग सोच नहीं सकते कि हम कैसे लाइफ में सर्वाइव कर पाते। तो एंटीबायोटिक्स अपने आप में डिस्कवरी एंटीबायोटिक्स की क्या है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था। और जो किसने किया था सबसे पहली बार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, समझ गए। किससे किया था, पेनिसिलियम नोटेटम। और जो बनाई क्या थी एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा, पेनिसिलिन, इसीलिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज। बचना ध्यान रखना, समझ गए। चलो अगले आता है बेटा केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखो यहां से भी आपको खाली ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा एंजाइम किससे सीक्रेशन हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से मिल रहा है,
और कौन सा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पढ़ेंगे हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में और स्टैटिन के बारे में, वो किससे मिले हैं, हमेशा ही क्वेश्चन आया हो, कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे, ठीक है। तो यहाँ भी हमको यही ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर से ही क्वेश्चन आए हैं। हालांकि बीओडी वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे, जो बेकार पानी होता है उसको कैसे साफ किया जाता है, वो तो हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है खाली कि कौन से बैक्टीरिया से हमें क्या चीज मिल रही है, ठीक है। और ध्यान रखना ये चैप्टर आसान जरूर है, अगर आपको माइक्रोब्स के नाम याद नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर दो, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आया है, खाली उसने मैचिंग करवाया है बच्चों से कि क्या किससे क्या मिला है, बस इतना ही पूछ जाता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ जाता है। तो देखो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखो कह रहा है माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। कह रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर आर, अभी अंडर करो बेटा अच्छे से, यहां से हमेशा ही क्वेश्चन आता है। देखो एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक फंगस है जिससे क्या मिलता है हमें, सिट्रिक एसिड। अगले कह रहा है एसिडोबैक्टर एसिटाइन, एक बैक्टीरिया है जिससे मिलता है एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम क्या है, एक बैक्टीरिया है जिससे हमें क्या मिलता है, ब्यूटारिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस से हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे सब नाम का बिल्कुल नाम से ही है, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ऐसे तुम्हारा यहाँ पे देखो ब्यूटाइरिकम मतलब ब्यूटारिक एसिड, ऐसे आपका एसिडोबैक्टर एसिटाई से एसिटाई मतलब एसिटिक एसिड। खाली एक थोड़ा सा अलग लग रहा है जो है एस्परजिलस नाइगर, और इससे क्या मिलता है बेटा, सिट्रिक एसिड। तो आप लोग इसकी ट्रिक बना लो, ये ध्यान रखना है आपको, वरना तो आपके सारे के सारे एसिड के कैसे हैं, जिससे मिलना है उसके नाम से ही है, सही है। जैसे ब्यूटारिक एसिड, सही है, वहां लिखा है ब्यूटारिकम। लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्टिक एसिड, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एसिटाई मतलब एसिटिक एसिड। और एस्परजिलस नाइगर से क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। तो आप लोग खाली किसका याद करना है यहाँ पे, एस्परजिलस नाइगर का, और जिससे क्या मिल रहा है, सिट्रिक एसिड। कोई ट्रिक बना लो ऐसे, एसी से कोई एसी होती नहीं है, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। एक बात और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आता है मैचिंग वाले, तो ये ट्रिक बहुत काम करती है, ऐसे जल्दी से देख लो आराम से, एक दो की मैचिंग मिल जाए, बात खत्म, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन 100% सही होना चाहिए, अगर पहली मैचिंग बेकार मिली तो गड़बड़ जाती है कहानी, है ना। फिर सब मिलाते फिरते हुए, ठीक है। और आप लोग बेटा मेहनत करते रहो, आपका पेपर आने वाला है, बस थोड़े दिन और बचे हैं। बट सर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर इस बार किसी को पता होना चाहिए इसका टफ आएगा, तुमने कैसे तो लगाया टफ आएगा, चलो ठीक है, हो सकता है टफ आए, लेकिन मैं तो आप लोग कोशिश करो कि कितना अच्छे से पढ़ने हम लोग, इससे आपको टफ पेपर भी टफ ना लगे, है ना। देखो अगले कह रहा है ईस्ट, जो हम लोग बार-बार बात कर रहे हैं इसकी, सैक्रोमाइसिस एलिमेंट्री की, इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, पता है आपको। कह रहा है माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। कह रहा है लाइपेज, क्या कह रहा है बेटा, are used in detergent formulation and are helpful in removing oily stains from the laundry। तो ये कह रहा है कि जो लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम वो कहाँ यूज करते हैं, निरमा वगैरह में, जहाँ पे कपड़े उड़ जाते हैं तो दाग होते हैं वो छुटाने में, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज होता है, लाइपेज। तो वो कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछ लेगा कि बताओ अगर ऑयली कोई क्या है, कोई दाग पाए तो छुटाने के लिए किसका यूज करें, तो इसका करते हैं लाइपेज। अगले देखो, कह रहा है यू मस्ट हैव नोटिस द बोतल फ्रॉम ए फ्रूट जूस। आपने चीज देखी होगी, आपने फ्रूट जूस देखा, फ्रूट जूस कितना साफ होता है, जब हम मार्केट से लेके आते हैं ऐसा लगता है कितना साफ है, और लेकिन हमें पता नहीं होता एक्चुअली में कि उसमें कुछ मिला हुआ है। और जब आप लोग जैसे घर पे कुछ चीज अगर वही जूस निकालो तो आपको लगेगा कितना गंदा है ना। और रियलिटी बताऊं तो उन बोतल जूस में कुछ होता नहीं है, इतना ज्यादा बेकार होता है वो कि आप लोग अगर पी रहे हो उनको तो कुछ भी नहीं पी रहे, खाली फ्लेवर के लिए पी लो, अलग बात है। जैसे हम लोग आम का जूस लेके आते हैं, अगर जिस दिन आपने आम का जूस बनते हुए देख लिया उसके बाद आप फिर कभी नहीं पियोगे, कभी भी नहीं पियोगे। हाँ घर पे निकाल पी लो वो तो अलग बात है, लेकिन मैं वो फैक्ट्री की बात बता रहा हूँ, और आपको लगता है कि वाह क्या मजा आ गया है।
हाँ मैंने देखा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम कभी नहीं पियोगे। अगर उसमें आम इतने से डाल रहा है वो, तो चीनी एक कट्टा डालेगा और फ्लेवर डाल के, और वो आम ऐसे होंगे, सोचो आप लोग खरीदने आते हो मार्केट से आम, तो आम कितने अच्छे अच्छे लेके आते हो और उसमें भी कीड़े निकल आते हैं, निकलते हैं ना आम लेकर के आते हैं। और सुनो जहाँ एक ट्रक आम जा रहे हैं उसमें हो सकता है 20% सड़े हुए आम हो, बिल्कुल सड़े हुए हैं, लेकिन वो ऐसा ना कि उन्हें हटाएंगे एक तरफ करेंगे, वो सब मिक्स करके वो भी तो वही करते हैं, जैसे कोई जो बस्ते हैं खराब वाले, जो खराब बस्ते हैं वही तो पहुंचते हैं ना। हाँ ऐसा भी सकता है, ठीक है। सही बात है। तो आप लोग बचा करो कि जितनी ये आर्टिफिशियल चीजें, मतलब जितनी ये दिखावटी चीजें है ना, जूस वगैरह पैकिंग वाला, ये सब मत पिया करो, ये सब बेकार है। आपको पीना है तो ठेले पे जाओ वहाँ पे। अगले क्या है देखो, यहाँ पे तो कह रहा है बोतल फ्रॉम ए फ्रूट जूस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम। ये कह रहा है अगर हम घर पे बनाते तो इतना क्लियर नहीं लगता है ना जितना उस बोतल में लगता है। और कह रहा है दिस इज बिकॉज़ द बोतल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। इन दोनों का नाम करो, ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं, उन बोतल जूस को साफ करने में हेल्प करते हैं, जो हमको बहुत क्लियर तरीके से दिखता है। तो आप लोग बताओ, जहाँ कपड़े धुलते हैं वहां पे कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज। जहाँ पे बोतल जूस को साफ करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, पैक्टिनेज और प्रोटीएज। ठीक है, इन एंजाइम्स के नाम आपको ध्यान रखना। अगले कह रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग की यूज एज क्लॉट बूस्टर। अगर क्लॉट बन जाता है, क्लॉट उसको हटाने में किसका काम होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और कह रहा है रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इंफेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब आता है बताओ? हार्ट अटैक का एक रीजन ये भी है कि हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो कोरोनरी आर्टरी वगैरह होती है, वहां पे कोई फैट डिपॉजिट हो जाए, यानी कि वहां कोई क्लॉट बन जाए। और क्लॉट बन जाएगा तो हमारे ब्लड के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, वो सॉरी हार्ट के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और हार्ट मसल्स क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। इससे क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। तो उसको हटाने का काम कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। सही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉट रिमूविंग, जो रिमूव करता है और जिससे हार्ट अटैक वाली कंडीशन में हम लोग बच जाते हैं। समझ गए? आगे देखो बेटा, खाली मेन नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहे हैं अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। इसे नाम करो, यहां से तो हर साल 2-3 साल लगातार क्वेश्चन आया। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं अभी मैं, यहां से एक क्वेश्चन 100% लिखना आएगा, 100%, मतलब उसको कोई बता नहीं सकता। और खाली ये पूछा जाएगा कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किससे मिलता है, और ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में। समझ गए? आगे देखो, कह रहा है साइक्लोस्पोरिन ए that is used as an immunosuppressive agent in an organ transplant patient। आपने नाम सुना होगा, मैंने अभी पिछले चैप्टर में बताया था, ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या बताया था? ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो दूसरे और खुद के, उसमें ध्यान रखता है कि दूसरे का ऑर्गन कौन सा है, हमारा कौन सा है। अगर हम कोई दूसरे का ऑर्गन लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा हमारा इम्यून सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम मैचिंग करने के बाद भी हमें इम्यून सिस्टम क्या करना पड़ता है, सप्रेस। और सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो और हमारा बॉडी क्या करते है, इसको एक्सेप्ट कर ले और हल्के हल्के हमारा क्या बढ़ा जाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता है, इससे हमारी बॉडी उसको अपना मान ले कि वो ऑर्गन हमारा। ठीक है, ऐसे। अगले क्या है बेटा, इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस, और फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। यहाँ से लगातार 3 साल नीट में 3 क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक से, बस खाली इतनी 4 लाइनों से, बस हर साल क्वेश्चन आया था, हर साल लगातार 3 साल आए थे। शायद 2021 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस जितनी लाइनों से एक क्वेश्चन फिर से आएगा, कहीं से भी आएगा, एक हो या 2 हो सकते हैं, इतनी बात है। अगले कह रहा है स्टेटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं करो प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट, कौन सा है बेटा, मोलस्कस परफिरियस, हैव बीन कमर्शियली एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कम करता है। और कह रहा है इट एक्ट्स बाय कंप्लीटली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल बाय सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसको क्या करता है, कम करता है। कौन, स्टैटिन। यहां से आपके 2 क्वेश्चन कते 100% रखे हुए नीट में, कते 2 क्वेश्चन, बस आपको खाली ये पता होना चाहिए कहां से क्या हमें मिल रहा है। जैसे एक करके बात करता हूं फिर से,
मैंने कहा था आप लोग एस्परजिलस नाइगर, ध्यान रखना उससे कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बताओ, जैसे ब्यूटाइलिक लिखा हुआ है तो ब्यूटारिक एसिड, एसिटाइल लिखा हुआ है तो एसिटिक एसिड, और कौन सा है, लैक्टिक एसिड। हाँ, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, नाम से पता लग गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा कौन सा एंजाइम था, सबसे पहले हमने देखा कौन सा एंजाइम था जो क्या करता है, एक कपड़ों को एक ताकत पे डालता है, लाइपेज। इसके बाद दो हो गए, प्रोटीएज और पैक्टिनेज, जो क्या करते हैं, बोतल जो होता है उसको साफ करते हैं, इस बोतल को। अगर हम अगले बढ़े तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सबसे पहले क्लॉट बूस्टर कौन करता है, स्ट्रेप्टो, ये हो गया। और इसके बाद तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन, ये क्या करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। और लास्ट में हमने देख लिया स्टैटिन, जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, एक तो 100% मिलेगा, दो आ जाए तो अच्छी बात है, और दो आ जाते हैं, ठीक है। खाली बस इतनी बातें आपको पता है तो आपको फायदा हो जाएगा। चलो, ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर खाली ऐसे पढ़ने वाला है, ठीक है, इसे जल्दी खत्म कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, आपको बाद में टाइम मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं बेटा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। किसकी बात करते हैं कि माइक्रोब्स का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे होता है। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, सर सीवेज क्या होता है, आप लोग पहले सीवेज समझते हो क्या होता है, सीवेज क्या होता है बताओ। अरे सीवेज क्या होता है, अरे जो वेस्ट पानी, भाई आप बताओ, आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, इसके बाद जो नालियों में बह जाता है वो क्या होता है, सीवेज। क्या होता है, सीवेज। अब एक बात सुनो, आप लोग क्या करते हो, जैसे आप नहा भी रहे तो आपने टंकी खोल दी पूरी, चल रही है आराम से, आप भी मस्ती से नहा रहा भी, ठंडा जल्दी नहा लेते हो, गर्मी में 1 घंटा बैठे बैठे हो ना उसके नीचे, कपड़े धुल रहे तो वेस्ट पानी जा रहा है, एक शर्ट से एक बाल्टी धुलेंगे, दूसरी शर्ट दूसरी बाल्टी धुलेंगे, कसम खा लेते हो, और इतना पानी वेस्ट करते हो, तो मुझे लगता है क्या दिक्कत है, हम लाइट का बिजली का बिल आ रहा है लेकिन पानी तो मिल ही रहा है साहब, है ना। सुनो सुनो, बोलता होता है घर को तो मम्मी देखने यहाँ इतनी मोटर में चल रहा है ना। सुनो, चलो नल मारो, हमें तो फ्री में जा रहा है, तुम्हें चलाना ही तो खाली, कितना ही पानी निकालो। लेकिन बहुत जगह है, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूसरा नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह ऐसी है ना पानी ही नहीं है। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली देखा है, अभी आपने केस देखा होगा पश्चिम बंगाल का शायद था, पश्चिम बंगाल का मैंने देखा था न्यूज में कि वहाँ के लोग जो पानी पी रहे थे वो पानी हमारे यहाँ नाली से निकलता था और उन्हें मजबूरी में पीना पड़ रहा था। अब वहाँ के नेता कुछ नहीं बोल रहे थे ऊपर यहाँ, मतलब वो लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जो यहाँ की नाली से गंदा है। तो मैं तुमसे कहा जाए कि अगर भाई 2 दिन रखा हुआ है तुम लोग पानी नहीं पियोगे, बोतल का पानी नहीं पियोगे 2 दिन रखा हुआ, अरे मैं ही पी लेता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप उनसे कहा जाए कि भाई 2 दिन रखा हुआ है तो वो लोग सर दूसरा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये क्यों पिए। लेकिन सुनो, आपको तो हरियाणा की कहानी बता रहा हूँ, दूर की बता रहा हूँ, हरियाणा में आपको पता है जैसे हमारा घर होता है, ये घर है, तो घर के नीचे एक वो बनाते हैं, एक रूम टाइप का गड्ढा, और जो पानी वो खर्च करते हैं, नल का पानी निकला हुआ, वो पहले उसको स्टोर करते हैं और कुछ और काम में इसको यूज करते हैं। सोचो, और अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि जो नाली का पानी यही साफ हो गया, फिर से आ गया टंकी, तो क्या करोगे, पी दोगे, तुम्हें लगेगा यार कैसे पी लोगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो खाली यही चाह रहे हैं कि उनका वेस्ट वाटर खाली सही पानी में कन्वर्ट होके ही आ जाए। आपको पता है, मैं ज्यादा दूर नहीं कर रहा हूँ, कानपुर की बता रहा हूँ, कानपुर, क्योंकि मैं रहा हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे 2-3 साल। कानपुर में ऐसा पानी आता था कि अगर तुम अपना टैंक नहीं मंगा रहे हो, अपना नहीं मंगा रहे हो खुद का पर्सनल, तो तुम्हें टाइम से पानी मिलता था। जैसे 2 बजे आ रहा है, 2 बजे अपना जो तड़ी दो रहा है उसको लेके खड़े हो जाओ, वरना वो पानी खत्म हो गया तो हो गया, फिर हो जाता। ऐसी कहानी है। अब ऐसी कहानी में अगर किसी को सर्वाइव करने का कहा जाए तो कैसे कर पाए बेचारा,
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो पानी है। चलो आपको खाना ना मिले, आप सोचते तो ठीक है यार ना मिले, तभी आप परेशान होते हो। और जिन लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा हो तो क्या करें बेचारे, सर्वाइव करते हैं, फिर भी क्या करते हैं। तो सोचो उनके लिए टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्रीटमेंट लगाए गए हैं पानी को साफ करने वाले, और जो सीवेज वाटर क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। तो ये भी काम किसके द्वारा होता है, माइक्रोब्स के द्वारा, समझ गए आपको। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ये देखो ये साफ हो रहा है पानी, सही है। हालांकि मैं आपको सीवेज ट्रीटमेंट तो यहाँ भी दिखाता हूँ, देखो पहले क्या, चलो पहले यूट्यूब पर दिखाएं। सर आपने देखा इसका बन रहा है सब, जो पानी कितना क्या कर रहा है। इसका वो कहाँ है, कहाँ है इसका, क्या पड़ा हुआ है कुछ लगता है सर देखना पड़ता है क्या पड़ा हुआ है। अच्छा है ये लो यहाँ देखो, कल मैं देखा हूँ कौन है, सर देखा था क्या देख रहे थे हम लोग, सीवेज ट्रीटमेंट। इंडिया में सभी में देखा ए, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है बेटा, आप लोग एक बार देख लो तो समझ जाओगे फिर तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। 25 मिनट अरे कुछ छोटा देख लो, ये देख लो दिखा रहा है ये तो, दो मिनट के आगे नीचे चलो देखो सर बोलो मत आप ओके, बातें करें। ये इंग्लिश में पढ़ो, अभी रुको एक मिनट, सब कुछ सेटिंग करो। कोई बताएगी क्या होता है? सर 2 मिनट वाली वीडियो लगा लो, 2 मिनट वाली अरे ट्रीटमेंट नहीं दिखा दी अरे रियल का सेगमेंट दिखा है इस वीडियो में। कहाँ है ये शॉर्ट वीडियो है। यहाँ इतना बढ़िया दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये हो सकता है सर, कुछ तो दिखाओ सर, दिखाओ। अरे रील्स वगैरह पता नहीं क्या क्या पहुंच रहा है। सर अरे फेसबुक को बनाओ तो वीडियो सही देखो। आप सर ये दिखा सकता है सर। अरे वो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेरे चैनल क्लास में सभी को तहे दिल से स्वागत करता अभिनंदन। बाथरूम हो, लैट्रिन हो, उस पानी को रिसाइकिल करके फिल्टर हटाओ इससे पता नहीं क्या बता रहा, मैं इसमें बता रहा हूँ क्या होता है। ले सुनो सुनो पहले देखो इसमें होता क्या है, पहले समझ लो अब देखो नहीं मिलेगा। क्या देखो ये हम लोग क्या समझते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, दो टाइप से होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। क्या होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। देखो सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी में, जो पानी होता है पानी उसको पहले फिल्टर किया जाता है। क्या रहता है, फिल्टर। और फिल्टर करने के बाद उसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन। दो चीजें होती है खाली, पहला होता है फिल्ट्रेशन, क्या होता है, और दूसरा सेडिमेंटेशन। इसका मतलब पता है क्या होगा, जैसे मान ली नदी है, उसका पानी गंदा है, पहले उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर का मतलब उसको उसमें कोई कुत्ता पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, जो चीजें जो हैं बड़ी बड़ी, तो क्या कर लो, हटा लो, सही, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि पानी को थोड़ा ठहराओ। आपको पता होगा जैसे रेतीला पानी होता है, रेतीला, उसमें क्या करते हैं बताओ, उसको ठहराते हैं ना सर,
तो जो रेत होता है वो नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? इसके बाद वो पानी कहाँ में जाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी के लिए जाता है तो वहां पे पता है क्या होता है? एरेशन होता है, ऑक्सीजन रह जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। और बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं तो आपको वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पे एक नाम आएगा, आप सुन लो बेटा, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीओडी। क्या नाम आएगा? बीओडी। आपको ये बहुत नाम सुना होगा, बीओडी। बीओडी पानी की बीओडी क्या होती है? अगर किसी वाटर की बीओडी इतनी ज्यादा होगी वो पानी उतना ही क्या होगा? गंदा। और जिसकी बीओडी कम वो पानी साफ। ये क्या है समझो थोड़ा सा बेटा, यहाँ देखो, हमने पहले पानी को फिल्टर कर लिया और दूसरा क्या कर लिया? सेडिमेंटेशन। अब आप लोग बताओ, अगर मैं किसी बैक्टीरिया, अगर उस पानी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही पानी गंदा होगा। और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरिया को ग्रो करवाना पड़ेगा। और बैक्टीरिया, अब आप लोग बताओ, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, या ये बोल देते हैं हम लोग। अब आप लोग सुनो, ये कैसे निकालते हैं? मान ली 1 लीटर पानी है, ये 2 जगह पानी है बेटा, आप ध्यान समझे ना, इसमें इतना पानी है, इसमें भी। मैं बोल देता हूँ कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा गंदा है, सही है ये वाला। आप लोग बताओ, इस ऑर्गेनिक मैटर को, इसके क्या हमें ज्यादा बैक्टीरिया नहीं पड़ेगी? ज्यादा बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी, और जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी इस वाटर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी बीओडी क्या होगी बताओ? ज्यादा, क्योंकि ये पानी कैसा है? ज्यादा गंदा है। अब यहाँ पे मान लो साफ पानी है, कहते हैं, सही है, तो यहाँ बैक्टीरिया कम ग्रो करेंगे, और कम करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कमी की जरूरत क्या होगी? कम। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी बीओडी क्या होगी? कम। तो आप लोग चाहे लिख लो ऐसे करके, बीओडी डायरेक्टली होता है पॉल्यूटेड वाटर, मतलब जितनी ज्यादा बीओडी उतना ही पानी ज्यादा पॉल्यूटेड, गंदा, समझ गए? और जितनी कम बीओडी उतना ही साफ पानी, कम पॉल्यूटेड, समझ गए? तो यहाँ पे कैसे देखते हैं? इधर देखो, 1 लीटर वाटर में, यहाँ देखो 1 लीटर वाटर में के ऑर्गेनिक मैटेरियल को क्या करने के लिए? डाइजेस्ट करने के लिए जितने हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, एरोबिक बैक्टीरिया की, और इतना ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, वही किसी वाटर में क्या होती है? बीओडी। समझ गए? अब हम क्या करते हैं, देखो, सेडिमेंट से करवाने के बाद यहाँ आते हैं सेकेंडरी। यहाँ क्या होता है? एरेशन होता है, पहले ऑक्सीजन देनी पड़ती है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। और बेटा बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया इन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब आप लोग बताओ, जितनी ज्यादा गंदगी उतनी ज्यादा बैक्टीरिया, और उतनी जरूरत किसकी होगी? ऑक्सीजन। और इसीलिए फुल फॉर्म भी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ, बायोकेमिकल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजिकल भी बोल देते हैं, सही एक ही बात है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं बोल सकते, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, तो आप लोग समझ गए। आप लोग ऐसे बोल सकते हो, बीओडी डायरेक्टली होता है पॉल्यूटेड वाटर, जितना ज्यादा पानी गंदा उतना उसकी ज्यादा बीओडी, और जितना कम पानी गंदा उसकी बीओडी उतना ही कम। समझ गए? तो आपको लग रहा होगा कि सर ये गंदा कैसे होता है पानी? तो आपको पता है कितनी सारी फैक्ट्री होती हैं, उनका सबका जो पानी जाता है वो उन फैक्ट्री का गंदगी जाती है, सब नदियों में जाती है। हाँ? दूसरा, हम लोग खाद वगैरह लगाते हैं, जहर लगा रहे हैं, वो सब वाटर कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है। तीसरा, ये गंदगी का कारण है, जिससे बहुत सारी गंदगी हो रही है और पानी की बीओडी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उस वाटर का, और ट्रीटमेंट करके वो पानी क्या होगा? सही हो पाएगा, पीने हो पाएगा। समझ गए हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है? तो हटा दो इसे, चलो हम लोग किताब इसमें क्या लिखा? चलो मैंने वैसे लिख दिया लफ्जी। कल किसी ने शिवरात्रि का प्रसाद तो नहीं दिया था?
कल किसी ने शिवरात्रि का प्रसाद नहीं लिया सब था? बाहर की बात कर रहे हैं। सर नहीं सर हमने नहीं लिया था सर लिया था? लेकिन सर तो उधर लगा होंगे। नहीं सर हमें नहीं सर जो हमारे सामने वाला था वो सब कुछ जाने ऐसा लगा एक का गिलास लिया होगा तुमने, सर नहीं दो तीन लिया था तो उसमें कुछ होगा नहीं। ग्रीन वाली की अच्छी थी भाई यहाँ पे अगर तुमने एक गिलास पी लेते तो ये मंदिर है यहाँ पे राधा कृष्ण वाला ये कौन सा है? सर बताया तो नहीं बहुत भाई, आपने सर किया है एक गिलास मैंने पी लिया था कल, अच्छा आपको चल गई बहुत तक चढ़ गया था। सर हमें बोला मैं जाके सो गया था सीधे और 3 बार खाना खाया था। एक्टिविटी मैं रूम के अंदर बंद हो गया था भाई, बाहर निकल रहा हूं। और उसके बाद क्या बताऊं मैं, खाली एक गिलास पीने के बाद देखो कैसे नहीं इतना नहीं खा कुछ नहीं, एक गिलास था ना, अगर 2 गिलास पी लेते तो दिक्कत हो जाती। चलो कोई बात नहीं। और आज वो भंडारा हो रहा है ना, वो क्या बोलते हैं, कढ़ी चावल। कढ़ी चावल के बता रहे शंकर भगवान की बरात लौट के आई क्या? ये तो बोलते हैं बरात लौट के आती तो कढ़ी चावल खाते हैं। अभी भी चलना है, बहुत जगह चलना है, आपको खाते जाना ना। चलो देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं तो पढ़ लेते हैं। देखा बेटा तो देखो अब बोलो मत कोई भी। कह रहा है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे माइक्रोब्स का यूज करते हैं, और माइक्रोब्स के द्वारा ही सीवेज ट्रीटमेंट होता है, पानी साफ होता है। अगर माइक्रोब्स ना होते तो सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। देखो कह रहा है वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटी एंड टाउन्स। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मात्रा में पानी क्या होता है, गंदा होता है। अगले कह रहा है अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इन ह्यूमन एक्सक्रीटा दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज। आपको पता है जैसे आप लोग अपने घर से पानी निकालते हो, नाली में जाता है, अब भाई नाली के बाद कहीं और जाता होगा, उस नाली के बाद कहीं और जाता होगा, और सोचो पूरी पीलीभीत का अगर लगाया जाए तो कितना पानी होगा, बहुत ज्यादा होगा, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा होगा ये कूड़े वगैरह जाता है, जो वाहन आता है कूड़ा लेके जाता है, इधर साइड में जहानाबाद साइड में ऐसे पहाड़ से बने हुए हैं ढेर के, इसी के जो पन्नी फन्नी होती है इन सब के। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं तो इनका ट्रीटमेंट होता होगा, तुमको लगता है हमारे गली चला गया, बात खत्म, ये हमारे घर चला गया, तो इसका कहीं ना कहीं तो ये होता होगा। अब जैसे पानी है वो कहीं ना कहीं जाएगा, नदी में जाएगा। अगर जब तक सीवेज ट्रीटमेंट नहीं लगेगा तब तक पानी गंदा हो रहा है लगातार। और एक बात मैं बताऊं, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि पानी कम हो रहा है, पानी कम नहीं हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। पानी कमी अभी भी नहीं है, ये पानी तो इतना ज्यादा आएगा, सारे ग्लेशियर पिघल गए ना तो बाढ़ आ जाएगी। आपने देखा समुद्र में पानी कहाँ से कम हो जाएगा, सिर्फ 70% एरिया में तो पानी पानी है। पानी वो कम नहीं हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, समझ गए, पीने योग्य नहीं रहेगा बस, खाली इतना प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम साफ नहीं करेंगे पानी को तो। सही है। अगले तो कह रहा था म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज। म्युनिसिपल का मतलब समझते हो आप लोग, बातें बोल रहा अभी, म्युनिसिपल समझते हो जो मोहल्ले का पानी होता है उसको बोल सकते हैं। अगले कह रहा है इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स मेनी ऑफ व्हिच आर पैथोजेनिक। उनमें क्या होते हैं, कुछ डिजीज वाले होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज ऑफ डेली। उसको खत्म कहां करने जाके, तो देखो क्या फ्रेंड, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी लाइक रिवर्स या स्ट्रीम डायरेक्टली। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई।
बिफोर डिस्पोजल एंड सीवेज ट्रीटेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लांट पेड़ पौधे की बात नहीं कर रही है, प्लांट का मतलब है फैक्ट्रियां वगैरह। यहाँ क्या बता रहा है सुनो, यहाँ कह रहा है कि अगर हम ये सीवेज है जितना भी, या कोई फैक्ट्री से पानी निकल रहा है या कोई सीवेज हो गया, उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, अगर उसको हम ट्रीटमेंट करके साफ करके अगर नदियों में भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नदियाँ गंदी नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं करते, वैसे जो ये बताया जा रहा है अगर इन्हें किया जाए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। समझ गए, पहले पानी को साफ करो उसके बाद उसको नदी में भेजो। अगले कह रहा है टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स? और कह रहा है नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, दिस ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन द 2 स्टेज। इसमें 2 स्टेज होती हैं, पहली होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। समझे इसको क्या है? देखो प्राइमरी मैंने क्या कहा था, पहले तो पानी को फिल्टर करोगे भाई, जितना बड़ा बड़ा कूड़ा कटकट है उसको क्या करोगे, फिल्टर करोगे। और सेकेंडरी क्या करोगे, उसको सेडिमेंट मतलब उसको नीचे बैठाओगे, जिससे ऊपर का पानी, जैसे आप लोग देखा होगा जैसे किसी नल से रेता आता हो, मान लिया नल से अगर रेता आ रहा है तो आप लोग कैसे पीते हो उस पानी को? भाई पीना तो है ही, अगर पीना ही है तो, वरना मोहल्ले घर से लेके आओ, मोहल्ले लड़ाई हुई है तो क्या करोगे? तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं और उसको रख देते हैं थोड़ी देर, रखने के बाद क्या होता है, रेता बैठ गया फिर पी लिया, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल, इसको बोलते हैं फिजिकल रिमूवल, क्या बोलते हैं? और कह रहा है ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। पहले उसको फिल्टर करो और उसके बाद उसको सेडिमेंट, जैसे आपने सबसे अच्छी एग्जांपल बताऊं, चाय बनाते हो, चाय पहले उसको छानते हो, फिर भी अगर चाय पत्ती चली गई नीचे तो फिर क्या करते, थोड़ी देर रख देते हैं, नीचे बैठ जाएगी कुछ तो खा ही लेते हैं चाय। अरे ऐसे मान लो चाय वो क्या नहीं छाननी ना हो तो क्या करोगे, थोड़ी देर रख दो बस, अपने आप चाय पत्ती बैठ जाएगी, उसका चम्मच से खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दिस आर रिमूव इन स्टेज, कह रहा है इनिशियली फ्लोटिंग डिवाइस इज रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, देन द ग्रिट मतलब क्या होता है, सॉइल एंड स्मॉल जो होते हैं, कह रहे आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी सिलेज, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी सिलेज। और कह रहा है एंड द सुपरिटेंडेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटिंग टैंक इज टेकन फ्रॉम सेकेंडरी। अच्छा यहाँ पे ये बताओ मुझे, इफ्लुएंट हमने किसे बोला है, इफ्लुएंट किसे बोला है, जो बचा वाटर जो सही बचा है, और प्राइमरी सिलेज किसे बोला है, जो सेडिमेंट हो गया है। समझ गए, ध्यान रखना आपको। अभी मैं बताऊंगा तुमको एक्टिवेटेड सिलेज, वो अलग चीज होगी, समझ गए। यहाँ कौन सा है, प्राइमरी सिलेज, ठीक है। तो प्राइमरी सिलेज क्या होता है, मैंने फिल्टर किया वाटर को, और फिल्टर करने के बाद सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे चीजें बैठ गई उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सिलेज। और जो बचा उसको क्या बोल दिया हमने, इफ्लुएंट यानी कि वाटर। अब उसको कहाँ भेज देंगे, सेकेंडरी टैंक में। अभी तो बायोलॉजी की वीडियो, प्राइमरी टैंक में क्या हो गया, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अगले दो, अब ये कह रहा है बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइक्रोब्स को ग्रो कराएंगे। तुम लोग क्लास में बैठे सारे दिन बैठे हो क्या, ऐसे हाथ मत डाल के, थोड़ा दूर बैठो और पढ़ाई की स्थिति में बैठो यार, क्लास में बैठो ऐसे बैठो, थोड़ा सा अगली इवेंट में ऐसे बैठो, ऐसे साथ में बैठे कमाल लगती। अरे देखो मतलब बोलो ना तो अच्छी करते ही एकदम बताइए, झगड़ा कर लो, बातें कर ठीक है। आगे देखो, कह रहा था प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। एरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन मिला सके, सही है। अगले देखो, कह रहा है वेयर इट इज कांस्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड देयर इज पंप इनटू, एजिटेट मतलब समझ रहे हो, एजिटेटर, जिससे पानी को चलाया भी जा सके। नहीं समझ में आया, हम उसमें ऑक्सीजन मिलाएं, उस पानी को चलाएं, मतलब घुमाएं, जैसे आप मठा फिराते हो, मठा वैसे, तो क्या करता है, हाँ ठीक है, तो उसको बोलते हैं एजिटेटर सिस्टम, समझ गए। अगले कह रहा है दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इन फ्लॉक्स masses of bacteria acid with fungal filament to form mesh like structure। अब आप समझो ये फ्लॉक्स क्या है, सुनो, जब इसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे
तो ऊपर एक पानी के ऊपर एक लेयर टाइप बन जाएगी सफेद सफेद। आपने वो वो अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपने को वो देखा है जो गन्ने का रस होता है उसको गर्म करते हैं और वो बनाते क्या है, एक क्या बनाते हैं, मिठाई बनती है, गुड़ बनता है। तो पहले आपने देखा होगा जब वो गर्म करते रहते हैं तो ऊपर लेयर बनती रहती है सफेद और उसको हटाते रहते हैं, वो उसको बोलते हैं मैली। जानते नहीं जानते हो? हाँ, उसको हटाते रहते हैं। ऐसे मान लो वही है ये फ्लॉक्स। जो पानी है उसको पहले हमने ऑक्सीजन मिलाया, उसको एजिटेटर द्वारा घुमाया, चलाया और उसमें क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और ग्रो करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक लेयर टाइप का। समझ गए? उसको हटा देंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है व्हाइल ग्रोइंग these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। effluent क्या है? वाटर, वही वाटर जो भी सांप को क्या है। और कह रहा है this significantly reduce the BOD। इससे क्या होगा बताओ, BOD कम होगी क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। किसके द्वारा? एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। समझ गए? अगली दो क्या कह रहा है, ऑफ द इफ्लुएंट कह रहा है BOD रिफर टू द अमाउंट ऑफ द। अब देखो इसकी फुल फॉर्म हो सकता है बेटा, BOD सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां देखो कह रहा है BOD रिफर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये कहना चाह रहा है BOD क्या होती है, किसी वाटर का उसमें जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है 1 लीटर पानी में, किसको खत्म करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को, और वो लेता कौन है, बैक्टीरिया। तो उसके द्वारा जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है वो क्या होती है उसकी, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगले कह रहे थे कह रहे थे सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल नाउ BOD इज रिड्यूस्ड, खत्म हो जाएगी। तो कह रहे थे BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, देखा है, बाय माइक्रो in a sample of water and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water। तो आप लोग या तो ये देख लो कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को यानी कि सीवेज का जो पानी है उसको साफ करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो क्या होती है, BOD 1 लीटर पानी की। ये हम ये देख लें कि पानी कितना गंदा है, भाई जितना तो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसकी BOD उतनी ज्यादा होगी और जितना ऑर्गेनिक मैटर कम होगा उतनी BOD उसकी क्या होगी, कम होगी। तो पानी को हम देखते हैं कितना गंदा है कितना साफ है। अगले कह रहा था ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ये कहना चाह रहा है कि अगर BOD ज्यादा है किसी पानी की तो वो पानी कैसा है, ज्यादा गंदा है। समझ गए? आगे लो सर चीनी और मिठाई में डिफरेंट लगती है क्या कह रहा, चीनी और मिठाई में? हां सर, इसे हम तो बता दो बच्चों, तुम्हें बता दो ये कहना चाह रहे हैं चीनी और मिठाई में क्या डिफरेंस होता है। मतलब लोग शुगर वाले को चीनी नहीं खाते, मीठी खा लेते हैं। देखो चीनी में कुछ अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं, सही है, और मिठाई में कोई भी केमिकल जनरली नहीं होता है, वो मेनली गुड होता है। समझ गए? एक डिफरेंस होता है। हाँ बताना चीनी कैसे बनती है, आपको पता है कुछ एक्स्ट्रा कुछ इसके अलावा? मुझे बताया चीनी लाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिल जाते हैं और मिठाई लाने के लिए केमिकल, बस ये डिफरेंस होता है। हालांकि चीनी भी गन्ने से बनती है और गन्ने के रस से, और मिठाई भी किससे बनती है, गन्ने के रस से। लेकिन अगर तुम कहो कि केमिकल डालते हैं उसमें वेट वगैरह, सर ये हमें पता है। हाँ सर चीनी बनती है बर्फ के अंदर, सर गुड़ बनता है प्लेट में। नहीं सर, वो व्हाइट इसलिए होती है वो इसमें सल्फर मिलाया जाता है। हाँ मैंने सुना है बहुत चीजें मिल जाती है उसमें। उसमें सब केमिकल ऐड करते हैं। मैंने ये तो सुना है हड्डी का चूरा मिल जाता है। और सुनो सुनो, हालांकि डायबिटीज वाले पेशेंट दोनों नहीं लेते, ठीक है। ये मतलब डायबिटीज वाला पेशेंट तो गुड़ खूब खाए वो, सुबह 2-1 ग्राम शाम को 2, वैसा भी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, सही है। हाँ ये कर सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है। ये बोल सकते हो कि चीनी जो होती है वो ज्यादा नुकसान करती है, गुड़ क्या होती है कम नुकसान करती है। ये नहीं बोलना कि डायबिटीज वाले गुड़ खा लेगा चीनी नहीं खाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं होगा। खिलाना मत, वरना डायबिटीज बढ़ जाएगी। कहीं तुम कहो कि गुड़ बहुत फायदेमंद है, मीठा तो वो भी है। चलो अगले देखो, बोलो माना आपको अगले कह रहा बेटा द इफेक्ट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ए बोल कर सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम। बेटा यहां ध्यान सुनना आपको फिर से एक बार। देखो
मैंने कहा कि जो पानी जो वेस्ट वाटर होता है उसको दो टाइप से साफ किया जाता है। अच्छा टाइम होने लगा इसलिए मुझे काटता है, शांति से बैठो। अभी सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये जो होता है पानी इसको साफ कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो सेडिमेंट चीजें होती हैं क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज क्या बोलते हैं। और इसके बाद जो बचता है इफिलेंट उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भेज देते हैं। और सेकेंडरी के बाद क्या करते हैं उसमें भाई, उसमें हम ऑक्सीजन मिलाते हैं, एरेशन करवाते हैं, और उसके बाद हम उनको एजिटेटिंग करवाते हैं, और उसके बाद बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं। बायोलॉजिकल इसलिए बोलते हैं। अब उन बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन हम मिला देते हैं। जितना ऑक्सीजन मिलाते हैं वो क्या होती है, बीओडी, और उसके बाद जाके साफ हो जाता है। मैसला इसलिए क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स क्या बोलते हैं, और उसको पानी जो बचता है उसको हम रिवर में आप भेज सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है एन एरियल व्यू ऑफ सच अ प्लांट इज शोइंग फिगर 8.7। ऐसा होता है प्लांट, ये देखो इस टाइप का होता होगा, इसमें पानी वगैरह भेजा जाता है और ये चलता रहता है। ये देखो कह रहा है यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। एक बात सोचो आप लोग बेटा, एक सुनो, सोचो अगर एक पल के लिए सोचो अगर माइक्रोब्स ना होते। अब ये पानी ऐसा भी नहीं कि एक बाल्टी पानी है उसको हम आर लगा लेंगे साफ कर लेंगे। भाई जहाँ पे एक नदी बह रही इतनी बड़ी, उसको क्या हम लोग विदाउट माइक्रोब से पॉसिबल था क्या? इतना बड़ा कोई मशीन बना ही नहीं सकते कि विदाउट माइक्रोब से पॉसिबल हो पाता, क्योंकि पानी अभी तो कम गंदा हो रहा है, हल्के का एनवायरनमेंट और गंदा होगा तो क्या करेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हर शहर में ये हमें प्लांट लगाने पड़ेगा। हर शहर में पीलीभीत में एक होगा, एक बरेली में होगा, सही है, जिससे हर शहर का पानी वहीं पे साफ होकर तो नदी में जाए। और ऐसा करना पड़ेगा बहुत जल्दी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग खेतों में कितना जहर लगा रहे हैं, हर जगह कितना चीजें सही है कर रहे हैं, और हमारी एक्टिविटी से क्या हो रहा है, वाटर गंदा हो रहा है। गंदा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, आगे देखो तो कह रहा है this methodology has been practiced from more than a century now in almost all part of the world. Till date, no man-made technology has been able to revive the microbial treatment of sewage. आप लोग सोचो, अभी तक ऐसा कोई मशीन नहीं आया है कि हमने एक नदी लगा दी पूरा पानी साफ हो गया। कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी की। अगले कह रहा है you are aware that due to increasing urbanization, sewage being produced in much larger quantity than even before. However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat such large quantities. तो ये कहना चाह रहा है कि इतना एक्टिविटी से पानी गंदा हो रहा है हमारी, लेकिन उतनी मात्रा में सीवेज ट्रीटमेंट नहीं लगी है। जैसे आपको बताओ कि पीलीभीत में लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी जगह यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, शायद बरेली में लगाया है। अगले कह रहा है so the untreated sewage is often discharged directly into river leading to their pollution and increasing waterborne disease. ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो अब गंगा जी मान लो, गंगा जी नदी है, इसमें कितनी सारी फैक्ट्री का वेस्ट वाटर जाता है। दूसरा आप लोग जाते हो नहाने चले जाते हो, ठीक है, अरे जो जाता है मैं जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पता है कितनी सारी डेड बॉडी होती है जो उस वाटर में ले जाती है। इससे क्या होता है, पानी गंदा नहीं हो रहा है क्या? अब वो पानी गंदा हो रहा है, उसको साफ करने का कोई अगर तरीका ही नहीं होगा, अब तो मुझे लग रहा है कि इतना गंदगी हो गई कि उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो भी मर गए होंगे। छोड़ो भाई यहाँ का, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो हो सकता है ऐसा होता हो, क्योंकि भाई जब सोचो आप लोग खुद ही गंदा करे पड़े वैसे। ऐसे आपने कितने सारे वो देखे होंगे, फोटो देखे होंगे जहाँ हम लोग यहाँ पे माता मानते हैं, नदी माता है, और एक विदेश में जाओगे तो वहाँ एक नदी को नदी मानते हैं, लेकिन वहाँ कितनी साफ नहर हो, यहाँ पे कैसा कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि ये सब, पहली बात तो एक बात और है ना, इनके लिए रुपए भी आता है अगर नदियों को साफ करने के लिए, तो कोई सरकार काम नहीं करती उस तरह से। आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे, जैसे प्लान होते नहीं साफ करने के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है, सब रुपये खा जाते हैं, थोड़ा बहुत रुपये लगा के उस बात करना। और मुझे लगता है एक जितना रुपया पास होता है कि इतना रुपया इस काम के लिए है, अगर टोटल उतना रुपया लग जाए तो मुझे लगता है कि हमारा शहर नहीं पूरा भारत ही एक साल में उसकी दशा समझ जाएगी, एक साल। लेकिन लगता कितना है, 10%।
90% का आता है नेताओं के पास। आजकल वो चीज हो गई है ना कि अगर कोई भी आदमी गवर्नमेंट है, मतलब ये सब नेता और ये सब ना, इनको अगर परसेंटेज मिलता है वो ऐसे मान चलो 1 नंबर का है उनका, 2 नंबर का भी नहीं है। हर किसी का अपनी जगह तय है, हर किसी का ये हाल है। और जहाँ जो चीज प्योरिटी चल रही होगी और अगर वहां उन्हें नहीं मिला तो उस चीज पे इतने आरोप लगाएंगे खत्म कर देंगे। तो ये हालात है इस देश के, तो कैसे हो सकता है। वैसे आपने देखा होगा कितना रुपया आता है यमुना को साफ करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, तभी से होता था, सब नेता खा लेते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लिखा है एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे सरकार द्वारा एक्शन लिए जाते हैं, जैसे यमुना एक्शन प्लान लिखा है, गंगा एक्शन प्लान लिखा है, जिसके द्वारा क्या होता है, हम पॉल्यूशन को कम कर सकें। कहाँ कर पाते हैं, कह रहे अंडर दिस प्लान्स it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. A visit of a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience. अगर आप चाहो तो कभी भी अगर कोई ऐसे प्लांट पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल तरीके पता लगेगा कि पानी क्यों गंदा नहीं करना चाहिए। समझ गए आप लोग। तो ये आप लोगों का था सीवेज ट्रीटमेंट। अगले हमारा बायोगैस, ये तो हमने देखा ही होगा बायोगैस। इसके बाद हम देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट में किस चीज पढ़ती है, इसके बाद देखेंगे। तो ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, 2 दिन चैप्टर है खाली। सुन लो पहले, सुन लो, ये 2 दिन का चैप्टर है खाली, कल खत्म हो जाएगा। और इसके बाद सुन लो पहले बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहो छुट्टी मत करना, और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो फिर मैं घर से नहीं लेके आऊंगा। इसीलिए बता रहा हूँ सही बच्चे प्रेजेंट रहा करो, छुट्टी मत किया करो, ठीक है। चलो उस पर बंद नहीं है, अगर आप लोग आओगे तो बंद नहीं होगी, लेकिन बच्चे यहाँ 10 हजार तो कैसे काम चलेगा भैया। अगर आप चाहोगे तो वो चल सकती है, पानी। गुड इवनिंग सर।